हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने 21वीं शताब्दी में हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं हिंदी अध्यापक के गुण एवं कर्तव्य टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी में मूल्यांकन, इसका अर्थ, स्वरूप, विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन एवं संशोधन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में मूल्यांकन, अर्थ, स्वरूप, महत्व एवं विभिन्न विधियाँ। शिक्षा एक सतत एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अंदर मूल्यांकन यह बताता है कि विद्यार्थियों में निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है या फिर किस सीमा तक हुई है तथा विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि मूल्यांकन का अर्थ एवं स्वरूप क्या है। मूल्यांकन का सामान्य अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या कार्य के मूल्य का निर्धारण करना है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की उपलब्धियों, क्षमताओं, कमियों तथा प्रगति का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, फिर विद्यार्थियों को विविध अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं और अंत में यह जांचा जाता है कि निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। यही प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। जो मूल्यांकन है यह विद्यार्थियों की क्षमताओं, उपलब्धियों, कमियों तथा प्रगति का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। इसके अंदर सबसे पहले विद्यार्थियों के निर्धारित उद्देश्यों का पता लगाया जाता है और फिर विद्यार्थियों को अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं और अंत में यह जांचा जाता है कि विद्यार्थियों ने निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की है एवं उनके अंदर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आए हैं या नहीं आए हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धियों, गुणों, क्षमताओं, प्रगति आदि के बारे में जानना ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन का संबंध मुख्यतः 3 अवधारणाओं से है। फर्स्ट है मूल्यांकन। यह सबसे व्यापक प्रक्रिया है जिसमें मापन, परीक्षण तथा प्राप्त परिणामों की व्याख्या करके निर्णय लिया जाता है। जो मूल्यांकन है वो सबसे व्यापक प्रक्रिया है। इसमें मापन, परीक्षण आदि की व्याख्या करके और फिर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, यही मूल्यांकन कहलाता है। दूसरा है मापन। मापन का अर्थ किसी गुण, क्षमता या उपलब्धि को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना है। जो मापन है इसका अर्थ होता है कि किसी भी विद्यार्थी के गुण, क्षमता, उपलब्धि आदि को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित करना। ठीक है। तीसरा है परीक्षा। परीक्षा विद्यार्थियों के ज्ञान और उपलब्धियों की जांच का एक साधन है। यह मूल्यांकन का केवल एक भाग है। जो परीक्षा है यह विद्यार्थियों के ज्ञान का पता लगाता है एवं यह विद्यार्थियों की जांच करता है। इस प्रकार जो परीक्षा है यह मूल्यांकन का केवल एक भाग है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि मूल्यांकन का महत्व क्या है। फर्स्ट है विद्यार्थियों की उपलब्धियों का ज्ञान। मूल्यांकन से शिक्षक को विद्यार्थियों की वास्तविक उपलब्धियों तथा उनकी सीखने की क्षमता का पता चलता है। इससे यह ज्ञात होता है कि कौन सा विद्यार्थी किस स्तर पर है। जो मूल्यांकन है इसके माध्यम से एक शिक्षक को विद्यार्थियों की उपलब्धियों एवं उनकी सीखने की क्षमता का पता चलता है। इससे एक शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी किस स्तर पर हैं एवं वे कितना सीख पाए हैं। दूसरा है शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का परीक्षण। यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि शिक्षण के उद्देश्य कितने सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं तथा शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी रही है। मूल्यांकन के माध्यम से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों में शिक्षण उद्देश्य कितने प्रभावी रहे हैं एवं वे किस स्तर तक सफल हुए हैं एवं उनके लिए जो शिक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है वह कितनी प्रभावशाली रही है। तीसरा है कमियों और कठिनाइयों की पहचान। मूल्यांकन विद्यार्थियों की कमजोरियों, त्रुटियों तथा अधिगम संबंधी कठिनाइयों को उजागर करता है, जिससे उनके समाधान के लिए उचित उपाय किए जा सकते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से किसी भी विद्यार्थी की कमियों, उसकी कठिनाइयों का पता चलता है एवं इनके अंदर जो भी त्रुटियां, जो भी कठिनाइयां एवं जो भी कमियां हैं उनका समाधान किया जाता है। चौथा है प्रगति की जानकारी। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का निरंतर रिकॉर्ड प्राप्त होता है, जिससे उनके विकास की दिशा स्पष्ट होती है। मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति की जानकारी होती है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि कौन सा विद्यार्थी किस स्तर का
है। इस प्रकार मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रगति की सारी जानकारी का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। पांचवा है पाठ्यक्रम निर्माण एवं सुधार। मूल्यांकन से पाठ्यक्रम की उपयोगिता और प्रभावशीलता का पता चलता है तथा उसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से एवं पाठ्यक्रम की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता का पता चलता है। इसमें जो भी त्रुटियां होती हैं, जो भी संशोधन होते हैं, उसमें वो आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। छठा है विद्यार्थियों का अभिलेख तैयार करना। यह विद्यार्थियों की शैक्षिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक प्रगति का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने में सहायक होता है। मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी का शैक्षिक, नैतिक एवं सामाजिक रिकॉर्ड तैयार होता है। इस प्रकार विद्यार्थी के अभिलेख तैयार करने में मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सातवां है प्रेरणा प्रदान करना। अच्छे परिणाम विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा उनमें आत्मविश्वास का विकास करते हैं। मूल्यांकन विद्यार्थियों का करने के बाद में जब विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो विद्यार्थी प्रेरित होते हैं एवं उनमें एक आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। इस प्रकार विद्यार्थी और भी अधिक मेहनत करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। आठवां है विषय चयन में सहायता। मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थी अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार उपयुक्त विषयों का चयन कर सकते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से विभिन्न विद्यार्थी अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न विषयों का चयन करने में सक्षम हो पाते हैं। नौवां है शिक्षण विधियों में सुधार। शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करके आवश्यक सुधार कर सकता है। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है तो शिक्षक को जहाँ भी अपनी शिक्षण विधियों में कमी महसूस होती है या फिर कमी का पता चलता है तो एक शिक्षक भी अपनी कमियों का एवं अपनी शिक्षण विधियों की त्रुटियों को दूर करता है एवं उनमें सुधार करता है। 10वां है वर्गीकरण एवं मार्गदर्शन। विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार उनका वर्गीकरण तथा उचित शैक्षिक मार्गदर्शन संभव हो पाता है। मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की क्षमताओं का शैक्षिक वर्गीकरण एवं उनका उचित मार्गदर्शन संभव हो पाता है। 11वां है व्यक्तिगत निर्देशन। प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझकर उसे उपयुक्त सहायता प्रदान की जा सकती है। मूल्यांकन के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं का पता चलता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझ करके और फिर आवश्यक सहायता की जा सकती है। 12वां है उद्देश्यों की उपयुक्तता की जांच। मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि निर्धारित शिक्षण उद्देश्य व्यवहारिक एवं उपयोगी है या नहीं है। मूल्यांकन के माध्यम से यह पता चलता है कि विद्यार्थियों के लिए जो शैक्षणिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वे उपयोगी हैं या नहीं है। 13वां है निदान एवं उपचार। ये विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान करने तथा उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में सहायक होता है। जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों एवं कमियों दोनों का पता चलता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है एवं विद्यार्थियों की कमियों का भी पता लगाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों की कमियों का निदान करने एवं उनको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने में मूल्यांकन सहायता करता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि मूल्यांकन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन। यह मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना और समय रहते सुधार करना है। जो रचनात्मक मूल्यांकन है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही निरंतर किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रगति की जांच करना एवं उसमें आवश्यक सुधार करना है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है शिक्षण के साथ साथ संचालित। जो रचनात्मक मूल्यांकन है यह शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ ही किया जाता है। दूसरा है त्रुटियों की पहचान एवं सुधार। इसमें विद्यार्थियों की त्रुटियों की पहचान की जाती है एवं उसमें आवश्यक सुधार किए जाते हैं।
तीसरा है निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक प्रदान करना। चौथा है अधिगम को प्रभावी बनाना। रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर जो शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ निरंतर मूल्यांकन किया जाता है, यह अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। इसके उदाहरण हैं जैसे कि कक्षा कार्य, गृह कार्य, मौखिक परीक्षण, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तर आदि। जो कक्षा कार्य है, गृह कार्य है, मौखिक परीक्षण है, ठीक है, ये सब कक्षा कक्ष में अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किए जाते हैं। इस प्रकार रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ ही निरंतर किया जाने वाला मूल्यांकन है। दूसरा है संकलित मूल्यांकन। यह मूल्यांकन किसी इकाई, सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। जो संकलित मूल्यांकन है, यह किसी भी सत्र या फिर पाठ्यक्रम या फिर इकाई की समाप्ति पर किया जाता है, जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड परीक्षाएं हैं। इस प्रकार एक सत्र के अंत में जो परीक्षाएं होती हैं वे उसकी समाप्ति पर हो रही हैं। इस प्रकार किसी भी सत्र या पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन संकलित मूल्यांकन कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं अंतिम उपलब्धि का आकलन। इसको अंतिम उपलब्धि का आकलन भी कहा जाता है क्योंकि यह पाठ्यक्रम या फिर सत्र की समाप्ति पर अंत में किया जाता है। दूसरा है परिणाम एवं प्रमाणन पर बल। यह परिणाम पर बल देता है। तीसरा है पदोन्नति तथा चयन में उपयोगी। जो संकलित मूल्यांकन है वह किसी भी पदोन्नति के लिए उपयोगी होता है। इसके उदाहरण हैं अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा आदि, क्योंकि ये सत्र के अंत में एवं पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किए जाते हैं। इस प्रकार ये संकलित मूल्यांकन के अंदर आते हैं। तीसरा मूल्यांकन है मानदंड संदर्भित परीक्षण। इस विधि में विद्यार्थी की उपलब्धि की तुलना पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं मानदंडों से की जाती है। इसमें विद्यार्थियों के लिए कुछ उद्देश्य पूर्व से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और फिर उसके पश्चात विद्यार्थियों की उपलब्धियों की तुलना उन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों एवं मानदंडों से की जाती है। यही मानदंड संदर्भित परीक्षण कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट है उद्देश्य आधारित मूल्यांकन। यह उद्देश्यों पर आधारित मूल्यांकन होता है क्योंकि इसमें उद्देश्य पूर्व ही निर्धारित कर दिए जाते हैं और फिर बाद में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की तुलना उन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से की जाती है। इस प्रकार यह उद्देश्यों पर आधारित मूल्यांकन होता है। दूसरा है व्यक्तिगत उपलब्धि पर बल। इस मूल्यांकन के अंदर व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल दिया जाता है। तीसरा है अधिगम के स्तर का सटीक आकलन। इससे अधिगम के स्तर का सटीक आकलन किया जाता है। इसके उदाहरण हैं, यदि लक्ष्य है कि विद्यार्थी 90% शब्दों का शुद्ध उच्चारण करें तो उसी मानदंड के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। यदि एक उद्देश्य या फिर लक्ष्य पूर्व से ही निर्धारित किया गया है कि विद्यार्थी 90% शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी उसी आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धियों की तुलना पूर्व निर्धारित उद्देश्यों से की जाती है। यही मानदंड संदर्भित परीक्षण कहलाता है। चौथा है मानक संदर्भित परीक्षण। इस विधि में विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों के समूह से की जाती है। इसमें विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों के समूह से की जाती है, जैसे कि प्रतियोगी परीक्षाएं हो गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों के समूह से की जाती है। इस प्रकार यह मानक संदर्भित परीक्षण कहलाता है। इसकी विशेषताएं हैं, फर्स्ट है प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी। यह परीक्षण प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होता है। दूसरा है विद्यार्थियों की रैंक एवं स्थिति निर्धारित करना। इस परीक्षण के अंदर विद्यार्थियों की रैंक एवं स्थिति निर्धारित की जाती है। तीसरा है समूह आधारित मूल्यांकन। यह एकल मूल्यांकन नहीं होता, यह समूह आधारित मूल्यांकन होता है। इसके उदाहरण हैं प्रवेश परीक्षाएं, मेरिट सूची, प्रतियोगी परीक्षाएं। इनके अंदर एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों से या फिर अन्य विद्यार्थियों के समूह से की जाती है। ठीक है,
इस प्रकार एक विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना अन्य विद्यार्थियों एवं अन्य विद्यार्थियों के समूह से करना मानक संदर्भित परीक्षण के अंदर आता है। पांचवा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यह आधुनिक मूल्यांकन प्रणाली विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। सतत का अर्थ है मूल्यांकन नियमित और निरंतर रूप से किया जाता है एवं जो व्यापक है इसका अर्थ है विद्यार्थी के बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, नैतिक एवं क्रियात्मक विकास का आकलन किया जाता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है यह सर्वांगीण विकास पर बल देता है एवं यह निरंतर किया जाता है। जो सतत शब्द है इसका अर्थ है कि मूल्यांकन लगातार अर्थात निरंतर किया जाता है एवं जो व्यापक है, व्यापक का अर्थ है कि यह विद्यार्थियों का सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक एवं क्रियात्मक विकास करता है। इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। इसकी विशेषताएं हैं शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के अंदर विद्यार्थियों का शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा है व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति और कौशल का परीक्षण। इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का पता लगाया जाता है, इसकी रुचि का पता लगाया जाता है एवं उसके कौशल का पता लगाया जाता है। तीसरा है नियमित प्रतिपुष्टि एवं सुधार की व्यवस्था। इसमें विद्यार्थियों को नियमित प्रतिपुष्टि प्रदान अर्थात फीडबैक प्रदान किया जाता है एवं उसमें आवश्यक सुधार भी किए जाते हैं। इसके लाभ हैं परीक्षा भय में कमी, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, अधिगम को अधिक प्रभावी एवं सार्थक बनाना। इस प्रकार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। हिंदी विषय में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है मौखिक परीक्षा। हिंदी विषय में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों का मौखिक अर्थात बोलकर के परीक्षण किया जाता है। इसमें एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से प्राप्त करता है। दूसरा है लिखित परीक्षा। इसमें विद्यार्थियों का लिखित परीक्षण किया जाता है अर्थात विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर लिख करके देते हैं। इसमें एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों से प्रश्नों के उत्तर लिखित माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को कोई भी प्रश्न दिया जाता है और फिर उसके साथ में उनको उत्तर देने के लिए 4 ऑप्शन प्रदान किए जाते हैं और विद्यार्थी उनमें से जो सही होता है वह ऑप्शन विद्यार्थी उत्तर के रूप में शिक्षक को प्रदान करते हैं। चौथा है निबंधात्मक प्रश्न। हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से भी किया जाता है। इसमें एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को कोई भी प्रश्न दिया जाता है एवं स्वतंत्र एवं स्वचिंतन के माध्यम से विद्यार्थियों से उसका उत्तर लिखवाया जाता है। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र होकर के उसका उत्तर देते हैं। पांचवा है वाचन परीक्षण। वाचन परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ने की गति, क्षमता, शुद्धता आदि का पता लगाया जाता है। यही वाचन परीक्षण कहलाता है। छठा है पठन परीक्षण। पठन परीक्षण के अंदर विद्यार्थियों की लिखित सामग्री को पढ़ कर के उसे समझने एवं उसमें से प्रश्न देकर उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है एवं लिखित सामग्री में से प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है। यही पठन परीक्षण कहलाता है। सातवां है श्रुति लेख। श्रुति लेख के अंदर एक शिक्षक विद्यार्थियों का परीक्षण करने के लिए उनको कोई भी सामग्री बोल करके लिखवाता है एवं विद्यार्थी उसको शिक्षक के माध्यम से सुन करके और फिर लिखते हैं। यही श्रुति लेख कहलाता है। आठवां है गृह कार्य। जब विद्यार्थियों को कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है उसके पश्चात उस पाठ का बार बार अभ्यास करवाने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को गृह कार्य देता है। इस प्रकार विद्यार्थी स्कूल में किए गए कार्य को घर पर जाकर के दोहराते हैं अर्थात उसका अभ्यास करते हैं एवं अगले दिन आकर के विद्यार्थियों से वह जांच करवाते हैं। यही गृह कार्य कहलाता है। इससे विद्यार्थियों का पढ़ी हुई सामग्री का बार बार अभ्यास होता है। नौवां है परियोजना
कार्य। परियोजना कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी विषय परियोजना कार्य के अंतर्गत विद्यार्थी किसी भी समस्या या फिर किसी भी विषय का चयन करके और उस पर अपने विचारों का संग्रह करते हैं और फिर उस समस्या के ऊपर कोई भी योजना बनाते हैं एवं उस समस्या का समाधान करते हैं। 10वां है साक्षात्कार। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जिसके अंदर किसी भी विद्यार्थी या फिर किसी भी व्यक्ति के ज्ञान, विचार आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं और जब वो उन प्रश्नों के उत्तर देता है तो उसके आधार पर उसके ज्ञान एवं विचारों का पता लगाया जाता है। यही प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाती है। 11वां है अवलोकन। अवलोकन के अंदर किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार, कौशल, समझ आदि के बारे में गहन निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार उनके व्यवहार, कौशल आदि के बारे में निरीक्षण करना ही अवलोकन कहलाता है। 12वां है चेकलिस्ट एवं रेटिंग स्केल। जो चेकलिस्ट होती है इसके अंदर विद्यार्थियों के व्यवहार, उनके कौशल, उनकी क्षमताओं आदि का पता लगाया जाता है एवं उनकी प्रतिपुष्टि सिर्फ हाँ या ना के अंदर की जाती है। जैसे कि विद्यार्थियों का व्यवहार ऐसा है तो उसमें सिर्फ हाँ या नहीं के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। एवं जो रेटिंग स्केल है इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार, कौशल आदि का मूल्यांकन किया जाता है। उसको हाँ या नहीं की जगह उत्कृष्ट, अच्छा, बहुत अच्छा, सामान्य, कमज़ोर इसमें विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने कार्य किए, इस प्रकार जैसे कि सभी विद्यार्थियों की उपलब्धियों का पता लगाना है तो उसमें विद्यार्थियों को उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, कमज़ोर आदि प्रतिपुष्टि प्रदान की जाएगी। इस प्रकार चेकलिस्ट के अंदर हाँ या नहीं में मूल्यांकन किया जाता है एवं जो रेटिंग स्केल है इसके अंदर विद्यार्थियों को उत्कृष्ट, अच्छा, सामान्य, कमज़ोर आदि के माध्यम से इनका मूल्यांकन किया जाता है। यही चेकलिस्ट एवं रेटिंग स्केल कहलाती है। 13वां है पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो होती है यह विद्यार्थियों की एक फाइल होती है जिसमें विद्यार्थियों की उपलब्धियों का एक रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इसमें विद्यार्थियों की नियमित उपलब्धियों को रखा जाता है। इस प्रकार हिंदी में मूल्यांकन, अर्थ, स्वरूप एवं विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन एवं संशोधन टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने का ही नहीं बल्कि उनकी उपलब्धियों, क्षमताओं, कमजोरियों एवं उनकी प्रगति का समग्र अध्ययन करता है। इस प्रकार मूल्यांकन विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता करता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।